नमस्कार। आज हम श्रीनगर की एक बहुत ही खास जगह की बात करने वाले हैं, निशांत बाग। इसे खुशी का बाग या आनंद का बाग भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। गार्डन ऑफ जॉय। हमारे पास इसके इतिहास, इसकी बनावट और आज ये क्यों इतना अहम है, इस पर कुछ दिलचस्प जानकारी है। हाँ, और इसकी लोकेशन भी तो कमाल की है। डल झील के किनारे और पीछे जबरवान की पहाड़ियाँ। सही कहा। डल झील के पूर्वी किनारे पर है ये। और यहाँ से झील का और दूर जो पीर पंजाल रेंज दिखती है, उसका नज़ारा तो बस लाजवाब है। तो आज हम इसी मुगल बाग पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। इसकी वास्तुकला, इसकी खूबसूरती और इसका इतिहास। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना, क्या खास है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बनने के वक्त से। ये बना था 1633 में। हाँ, 1633 आसिफ खान ने बनवाया था। वो मुगल महारानी नूरजहां के भाई थे। अच्छा, नूरजहां के भाई। और वो मुगल साम्राज्य का कह सकते हैं एक सुनहरा दौर था। हाँ, बिल्कुल। वो दौर जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी और आसिफ खां खुद भी वास्तुकला और बागबानी के बड़े शौकीन माने जाते थे। तो ये बाग उस जमाने की जो शाही शान शौकत थी और उनका जो सौंदर्य बोध था, उसे दिखाता है। प्रेरणा फारसी स्टाइल से ली गई थी, जहां तक मुझे ध्यान है। जी, फारसी बागवानी शैली का असर साफ दिखता है, जो उस वक्त काफी चलन में थी। असल में ये कोशिश थी कि जमीन पर जन्नत का एक नज़ारा पेश किया जाए, जैसा मुगल सोचते थे। लेकिन ये पारंपरिक चार बाग से थोड़ा अलग है, क्योंकि चार बाग तो अक्सर बिल्कुल सपाट जमीन पर होते हैं, चार हिस्सों में बटे हुए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चार बाग का जो क्लासिक डिजाइन है वो समतल जमीन के लिए है, लेकिन निशात बाग वो एक पहाड़ी ढलान पर बना है। ये झील की तरफ नीचे उतरता है, तो इसी वजह से इसे सीढ़ी नुमा बनाना पड़ा। टेरेस गार्डन जिसे कहते हैं। अच्छा, सीढ़ी नुमा। कितनी सीढ़ियां या सोपान है इसमें? इसमें कुल 12 सोपान हैं, 12 टेरेस। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसे पारंपरिक चार बाग से अलग करती है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने जमीन के हिसाब से डिजाइन को ढाला। 12? ये नंबर तो काफी दिलचस्प है। क्या इसका कोई खास मतलब है? मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद 12 राशियों से जुड़ा हो सकता है। हाँ, ये एक दिलचस्प थ्योरी है। कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि हर सोपान शायद एक राशि का प्रतीक हो, लेकिन इसका कोई आप कह सकते हैं पक्का सबूत नहीं मिलता। पर हाँ, ये सोचने में अच्छा लगता है और बाग की बनावट में एक और मतलब जोड़ देता है। ये 12 सोपान एक ड्रामा भी क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नज़ारा खुलता जाता है, बदलता जाता है। और ढलान है तो पानी का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी हो गया होगा। मुगल बागों में पानी तो जान होती है। क्या बात कही। पानी तो निशात बाग की रूह है, कह सकते हैं। बाग के बिल्कुल बीच से एक नहर बहती है और इसका पानी ऊपर एक कुदरती चश्मे, एक झरने से आता है। अच्छा, नेचुरल सोर्स से। हाँ। और ये नहर इन 12 सोपानों से गुजरती हुई नीचे झील की तरफ जाती है। हर लेवल पर, हर सोपान पर फव्वारे हैं, छोटे छोटे झर्रे हैं। पानी के गिरने की आवाज, वो ठंडक और झील से आती हुई हवा, ये सब मिलकर माहौल को बहुत ही सुकून वाला बना देते हैं। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की है। और इन सोपानों पर बैठकर नजारा लेने के लिए, आराम करने के लिए भी कुछ बनाया गया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। कई जगहों पर पत्थर के बहुत खूबसूरत मंडप बने हैं, जिन्हें बारादरी कहते हैं। खुली हुई रचनाएं होती हैं ये। इनमें पत्थर पर बारीक नक्काशी का काम देखने को मिलता है और इन्हें ऐसी जगहों पर बनाया गया है जहां से बाग का, झील का और पहाड़ों का सबसे अच्छा व्यू मिले। मुगल वास्तुकला का ये एक जरूरी हिस्सा थे शायद, आराम के लिए, महफिलों के लिए। बिल्कुल, आराम करने, दोस्तों के साथ बैठने और कुदरत का मजा लेने के लिए ये एकदम सही जगह थी। और पेड़ पौधों की बात करें तो चिनार के बिना तो निशात बाग अधूरा है। अरे, चिनार तो कश्मीर की पहचान है और मुगल बागों की शान। निशात बाग में इनके बहुत ऊंचे घने पेड़ हैं, गर्मियों में बढ़िया ठंडी छांव देते हैं। लेकिन इनका असली जलवा तो पतझड़ में दिखता है, जब पत्ते सुनहरे, नारंगी, लाल हो जाते हैं। वो नज़ारा तो बस अद्भुत होता है। वाह। चिनार के अलावा वो लंबे सीधे सरों के पेड़ भी हैं, साइप्रस। हाँ वो बाग के डिजाइन को एक वर्टिकल एलिमेंट, एक ऊंचाई देते हैं। और फूल, हाँ, फूलों की तो जैसे बहार रहती है। गुलाब, गेंदे, कुमुदनी और मौसम के साथ बदलते हुए ढेरों रंग बिरंगे फूल। वसंत में तो पूरा बाग जैसे खिल उठता है। ये जो चिनार का रंग है, फूलों की बहार है, यही सब मिलकर शायद इसे सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर बनाते हैं ना। के लिए बहुत पॉपुलर जगह है।
लोग पिकनिक के लिए आते हैं, घूमने फिरने, तस्वीरें लेने, लेकिन इससे भी ज्यादा ये मुगल बागवानी की कला का, उनकी सोच का, उस जमाने की संस्कृति का एक जीता जागता नमूना है। हमें उस दौर की लाइफस्टाइल की एक झलक मिलती है। इतने पुराने और महत्वपूर्ण बाग की देखभाल करना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, वो तो है। जम्मू कश्मीर का जो पर्यटन विभाग है वो इसकी देखरेख करता है। समय समय पर जो पानी के चैनल्स हैं, फव्वारे हैं, बारादरी हैं और खासकर वो पुराने चिनार के पेड़, उन सब के रखरखाव और संरक्षण का काम चलता रहता है। जरूरी भी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। अगर कोई सुनने वाला यहाँ जाने का प्लान करे तो कोई खास जानकारी? देखिए, घूमने के लिए अप्रैल से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा रहता है। वसंत और गर्मियों में फूल खिले होते हैं और पतझड़ में, जैसा मैंने कहा, चिनार का रंग देखने लायक होता है। ठीक है। बाग आमतौर पर सुबह से शाम तक, मतलब सूरज ढलने तक खुला रहता है और अंदर जाने के लिए एक छोटा सा एंट्री टिकट लगता है जो इसके मेंटेनेंस में ही इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर निशात बाग सिर्फ एक खूबसूरत बाग नहीं है, ये इतिहास, प्रकृति, कला, संस्कृति सबका एक मिला-जुला अनुभव है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुगल दौर की शान, कुदरत की खूबसूरती और इंसान की कारीगरी का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसी जगह जहां गुजरा हुआ वक्त और आज का सुकून दोनों एक साथ महसूस होते हैं। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि सदियों पहले किसी ने खुशी या आनंद देने के इरादे से इतनी लगन और कला से एक जगह बनाई, और आज भी इतने सालों बाद भी वो जगह लोगों के मन पर वैसा ही शांत, सुकून देने वाला असर डालती है। कैसे ये प्रकृति, कला और इतिहास का मेल हमारे अंदर वो खुशी और शांति जगाता है, ये सोचने वाली बात है।